हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जो है वीडियो में। आज आपकी प्रॉपर क्लास की शुरुआत होगी और इसमें मैं आपको जो आपका पहला चैप्टर है 12th का वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अर्थात जो है आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले वीडियो के मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ जिसको आप खास कर ध्यान रखिएगा। इसमें यह है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अगर ये वीडियो अगर धीमा लगे आपको तो आप क्या करिए, प्लेबैक स्पीड को आप 1.5 गुना या 1.25 पर करके सुन सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप सिर्फ सुने नहीं, उसके साथ कॉपी और पेन ज़रूर लेकर के बैठें, ताकि जो मैं लिखूं वो साथ साथ आप लिखते चलें, तो ज़्यादा जो है विषय की समझ भी बढ़ेगी और आपको लिखने में जो है आसानी भी होगी। तो आपका क्या होगा, एक साथ डबल काम हो जाएगा। एक तो आपका नोट्स अच्छा बन जाएगा और नोट्स के साथ साथ आप एक अच्छा लेखन शैली विकसित कर सकते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वीडियो लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उससे संबंधित जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साथ में ये है कि मैं हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम से पढ़ाऊँगा, और ज़रूरी ज़्यादातर क्या है कि आप इंग्लिश माध्यम को ज़्यादा प्रेफर करिए। ठीक है, और मैं बताता चलूँगा, जो ज़रूरी होगा उसको मैं हिंदी में भी बता दूँगा। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तो और हाँ, आपको अगर ये लेक्चर अगर अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रजनन। ठीक है, मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आपका टॉपिक शुरू होता है। आपका टॉपिक है प्रजनन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले ये प्रश्न उठता है कि प्रजनन होता क्या है। ठीक है, तो प्रजनन आप समझिए, ठीक है, जो जीवित जीव हैं, ठीक है, जीवों की जो है क्या है, एक मुख्य विशेषता है। ये जीवों की क्या है, एक प्रमुख विशेषता है प्रजनन। ठीक है, ये याद रखिए कि जो जीव प्रजनन नहीं करता है वो जीव नहीं कहलाता है। कभी मृत व्यक्ति प्रजनन करता है, आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो जीवों की क्या है, ये एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जीवों की क्या है, एक प्रमुख विशेषता है प्रजनन करना। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसमें होता क्या है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ के माध्यम से मैं समझाऊंगा। मैं आपको पहले बताया कि ये ग्राफ पहला है। ठीक है, मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जीवों की एक ये क्या है, प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या होता है कि कोई जीव होता है, मान लो एक जीव है। ठीक है, जीव है, वो एक संतान उत्पन्न करता है, एक संतान उत्पन्न करता है। और जीव जब संतान उत्पन्न करता है तो वो संतान क्या होता है, वो आनुवांशिक रूप से वो आनुवांशिक रूप से और जैविक रूप से, जैविक रूप से अपने जो है माता पिता के समान होता है। ठीक है, तो प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या है कि एक ये जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है कि ये सिर्फ जीवों में होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव
अपने संतान को उत्पन्न करता है जो आनुवांशिक रूप से तथा जैविक रूप से उसी जीव के समान होता है। मतलब ये हुआ कि जीव जो संतान उत्पन्न करेगा वो आनुवांशिक रूप से और जैविक रूप से उसी जीव के समान होगा जिससे वो उत्पन्न हुआ है। और प्रजनन क्यों आवश्यक है? आवश्यक है। कोई भी जीव है अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करता है। ठीक है। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो अपने गुण हैं, ठीक है, गुणों को जो है आगे अपने संतानों को देने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि जीवों की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है? प्रजनन। प्रजनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जीव एक संतान को उत्पन्न करता है। किसके लिए? अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। और वो संतान आनुवांशिक रूप से और जैविक रूप से वो अब जीव के ही समान होता है। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है और गुणों को, जो अपना गुण है, जो जीव का गुण है, वो आगे अपने संतान को दे सके। इसलिए क्या है? प्रजनन की उसको आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये समझ में आया ना आपको कि जीव प्रजनन क्या है और जीव प्रजनन क्यों करते हैं। जीव प्रजनन इसलिए करते हैं कि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें और अपने गुणों को अपने संतानों में जो है दे सकें। इसलिए वो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है। तो अब एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि चलिए ठीक है, आप पुष्पों में लिंगी जनन पढ़ के आए हैं, तो अब मुझे ये बताइए कि पहले बताओ ये जनन होता क्या है, प्रजनन होता क्या है। तो आप इसका आंसर दे देंगे कि एक जीव क्या करता है, अपनी संतानों को उत्पन्न करता है जो आनुवांशिक रूप से और जैविक रूप से वो जीव के ही समान होता है और जीवों की एक प्रमुख विशेषता होती है। और ये क्या है? एक ये जैविक प्रक्रिया है। तो आप लिख ले जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा हमें कमेंट करें। ठीक है। अब देखो प्रजनन कितने प्रकार का होता है। अब प्रजनन के प्रकार, ठीक है। ये ग्राफ नंबर 2 है। मैं आपको कह रहा हूं अगर आपको बोरिंग लगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, कि जो कुछ नहीं जानते बायोलॉजी में, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर आपको अगर बोरिंग सब्जेक्ट लगे तो क्या करिए, आपको जो है अपने प्लेबैक स्पीड में 1.5 या 1.25 लगा करके आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। ठीक है। तो प्रजनन के प्रकारों में क्या है? एक है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा है लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। इसको हम बोलते हैं, मैं आपको कहा ना कि मैं इंग्लिश में भी साथ में लेके चलूँगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि सिर्फ इसमें एक जीव क्या करता है, एक नए जीव को क्या करता है, सॉरी, सिर्फ इसमें एक जीव जो है नए जीव को उत्पन्न करता है।
उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें सिर्फ एक जीव होता है जो अपने ही जो है समान दूसरे जीव को, अपनी संतानों को उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, इसमें मादा और नर जो जीव होते हैं वो शामिल होते हैं, मादा और नर जीव शामिल होते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव क्या करता है, अपने नए जीव या संतान को उत्पन्न करता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या करता है, मादा और नर जीव दोनों शामिल होते हैं और दोनों मिल करके जो है वो संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक, ठीक है, युग्मक मतलब होता है गैमीट। ठीक है, गैमीट, गैमीट का निर्माण नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, युग्मक का निर्माण अलैंगिक जनन में नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, गैमीट का या युग्मक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो आप लिख लेंगे ना ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि युग्मक का निर्माण इसमें होता है, गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, वो प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, इसमें बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में भी होता है, लेकिन प्रायः इसमें एक कोशिकीय जीवों में होता है और इसमें प्रायः बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तीन अंतर आपको समझ में आ गया। ठीक, अलैंगिक लैंगिक जनन में ये हो गया। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जो भी जीव अलैंगिक जनन करता है उसमें जनसंख्या तेजी से वृद्धि करती है। जनसंख्या तेजी से वृद्धि करती है। ठीक है, इसमें जनसंख्या तेजी से वृद्धि नहीं करती है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन करते हैं जो जीव, उसमें क्या होता है, आनुवांशिक विविधता कम होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की बात कर लिए। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक जीव क्या करता है, नए जीव को उत्पन्न करता है। इसमें मादा और नर जीव दोनों शामिल होते हैं। फिर लैंगिक जनन होता है और संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, जबकि एक से निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रायः एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें जनसंख्या तेजी से वृद्धि करती है, इनमें जनसंख्या तेजी से वृद्धि नहीं करती है। इनमें आनुवंशिक विविधता कम पाई जाती है, जबकि इनमें आनुवंशिक विविधता
अधिक पाई जाती है। जो संतान अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं उनमें आनुवंशिक विविधता कम पाई जाती है, और जो संतान लैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं उनमें विविधता क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये रहा आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब अगर इतना चीज़ समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका समाधान तुरंत होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। हमारा मुख्य टॉपिक क्या है कि पुष्पों में जो है, नहीं, आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन। आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब आवृत्तिबीजी पौधा और अनावृत्तिबीजी पौधे में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम इसे एक अलग टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, अगर लैंगिक जनन हो रहा है, ठीक है, तो ये मैं आपसे पहले ही बताया हूं, इसमें क्या होता है, नर और मादा जीव भाग लेते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये ग्राफ बना रहे हैं, आप साथ में मेरे ग्राफ बनाइए। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, लैंगिक जनन में एक नर जनन तंत्र होता है, ठीक है, और एक मादा जनन तंत्र होता है। ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होता है। नर जनन तंत्र क्या करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, इसी को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन कहते हैं या सिस्टम कहते हैं, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र क्या करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, जिसे हम मेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, जबकि मादा जनन तंत्र क्या करता है, फीमेल गैमीट या मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, अब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। ठीक है, निषेचन मतलब आपस में दोनों संलयन करते हैं, फ्यूज होते हैं। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। आप इंग्लिश भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि आगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो नर जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर जनन तंत्र होता है और मादा जनन तंत्र होता है। नर जनन तंत्र नर युग्मक का निर्माण करता है, जबकि मादा जनन तंत्र मादा युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचित होकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज। युग्मनज बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं जायगोट। ठीक है, जायगोट युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज बनाते हैं, इसके पश्चात जो यही युग्मनज होता है वो विभाजित होता है। क्या होता है, विभाजित होता है।
विभाजित होता है और विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण। ठीक है, भ्रूण बनाता है यानी एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, और यही भ्रूण आगे चल करके क्या बनाता है? एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो फिर से समझाते हैं आपको। देखिए, आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक नर जनन तंत्र होता है और एक मादा जनन तंत्र होता है। नर जनन तंत्र नर युग्मक का निर्माण करता है, जबकि मादा जनन तंत्र मादा युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचित होते हैं, यानी निषेचन होता है, और युग्मनज का निर्माण होता है, और यही युग्मनज विभाजित होकर के एक भ्रूण का निर्माण करता है। यही भ्रूण आगे चल करके एक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो कैसे नया जीव बना? अब आपको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये क्या है? ये नर युग्मक है। ठीक है, क्या है? ये एक नर युग्मक है। और ये क्या है? एक मादा युग्मक है। ठीक है, इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्या किया आपस में? इनका क्या हुआ? निषेचन। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन या निषेचन हुआ। क्या बना लिए? युग्मनज बनाए। ठीक है, युग्मनज बनाए यानी जाइगोट बन गया। ठीक है, यही जाइगोट क्या करेगा? विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजन होगा। इसमें क्या होगा? विभाजन। और ये एक से कई सैकड़ों में कोशिकाएं इनकी विभाजित होंगी। ये विभाजित हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया भ्रूण बनाया। ठीक है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ फिगर से। ठीक है, ये एम्ब्रियो हो गया, और यही आगे चल करके क्या बनाएगा? विकास करेगा। क्या करेगा? विकास। इसका डेवलपमेंट होगा और क्या बना लेगा? भ्रूण बना लेगा। ये क्या बना लेगा? एक नया जीव। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? एक नया जीव बना लेगा। तो यानी एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, आपस में निषेचित होते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट विभाजित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण विकसित होकर के क्या बनाता है? एक नया जीव बना लेता है। तो आपको लैंगिक जनन की क्या हुई? पूरी प्रक्रिया को हमने एक ही जो है ग्राफ में समझा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछिए हमसे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर समझ में आता है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम पौधों पे आ जाते हैं। ठीक है, अब एक पौधा है, मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, पौधा है। तो अगर लैंगिक जनन पौधे में कर रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं, तो पौधों में भी कहीं ना कहीं तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पाया जाता होगा। तभी तो हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन में क्या है? पौधों में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र उपस्थित होना चाहिए। तभी तो नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा, फिर आपस में दोनों फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के पश्चात युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनने के पश्चात भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बनने के पश्चात एक नया जीव बन जाएगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब पौधों में क्या होता है? दो अवस्था पाई जाती है। कितनी? दो अवस्था। याद रखिए इसको। ठीक है, दो अवस्था पाई जाती है पौधों में। पौधों के जीवन काल में, ये ऐसे लिखो, जीवन काल में। ये ग्राफ ही है, समझ लीजिए। अब नया ग्राफ तैयार हो रहा है। ठीक है, पौधों, एक है पौधा है। ठीक है, उसके जीवन काल में दो अवस्था पाई जाती है।
सभी चीज़ परेशान मत होइए, आराम से बताएंगे, ठीक है। 2 अवस्था पाई जाती है। ये भी ग्राफ बनाइए, चलिए ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना के हम आपको समझाते हैं, हर एक चीज़ समझाएंगे आपको, ठीक है। पौधों के जीवन काल में 2 अवस्था पाई जाती है, ठीक है। एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि युग्मकोद्भिद क्या होता है। युग्मकोद्भिद अवस्था, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में गैमिटोफिटिक स्टेज। गैमिटोफिटिक स्टेज, ठीक है। और दूसरी होती है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद अवस्था। तो ये राइटिंग हमारी सही नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है मैनेज करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए आराम से, ठीक है। बीजाणुद्भिद अवस्था, इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक स्टेज, ठीक है। पौधों के जीवन काल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक युग्मकोद्भिद अवस्था और एक बीजाणुद्भिद अवस्था, ठीक है। अब इसी से नाम को पकड़िए, नाम क्या है, युग्मक और प्लस उद्भिद, यानी कि जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो क्या करती है, युग्मक का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करती है, युग्मकोद्भिद अवस्था युग्मक और उद्भिद से मिलकर बना है, यानी युग्मक का निर्माण करती है, ठीक है। बीजाणुद्भिद अवस्था बीजाणु और उद्भिद से बना है, यानी कि बीजाणु का निर्माण करती है, यानी स्पोर, ठीक है। इसमें गैमीट बीजाणु का निर्माण करती है, ठीक है। अब दोनों देखो, अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद में क्या अंतर है, तो अब तुरंत बता देंगे कि पौधों के जीवन काल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक युग्मकोद्भिद अवस्था और एक बीजाणुद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था युग्मक का निर्माण करती है, जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था बीजाणु का निर्माण करती है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखो, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसमें हो गया, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं आपको अंतर क्या है, ठीक है। ये अगुणित होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है, अगुणित होती है। अगुणित मतलब हैप्लॉइड। अभी मैं हैप्लॉइड का क्लास ले रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि हैप्लॉइड क्या होता है, और ये क्या होती है, द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। ये अवस्था क्या होती है, द्विगुणित होती है, यानी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। डिप्लॉयड होती है, यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था युग्मक का निर्माण करती है तथा यह अगुणित होती है, जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था बीजाणु का निर्माण करती है और ये द्विगुणित होती है। अब अगुणित और द्विगुणित में अंतर समझ लीजिए क्या होता है। अब ये कोशिका है आपकी, ठीक है। कोशिका देखिए, कोशिका तो आपको पता ही होगा कि क्या होती है। कोशिका किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक से हमारा पूरा शरीर बना होता है, यानी कोशिकाओं से मिल करके हमारा पूरा शरीर बना होता है। जिस तरीके से पूरा घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से हमारा पूरा शरीर कोशिका का बना होता है। यानी कि अगर ईंट नहीं है तो घर नहीं, कोशिका नहीं है तो हम नहीं, ठीक है। तो ये कोशिका होती है। कोशिका में एक केंद्रक होता है, ठीक है। ये केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का दिमाग होता है। जैसे हमारा दिमाग कहाँ है, ऊपर है, इसी तरीके से केंद्रक का, ये कोशिका है, कोशिका का दिमाग क्या है, केंद्रक है, कोशिका का दिमाग। अब कोई पूछ ले कि कोशिका का दिमाग क्या है, कौन होता है, तो केंद्रक होता है। और जब आप इसको केंद्रक को जब बड़े में देखेंगे
ठीक है। इसको अगर हाईलाइट करेंगे केंद्रक को, ये केंद्रक, ठीक है, केंद्रक को हाईलाइट करेंगे तो इसमें डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, ठीक है, आरएनए मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, ठीक है, राइबोसोम मिलेगा, डीएनए आरएनए मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है कि इसी में गुणसूत्र, ठीक है, मिलेगा, ठीक है, गुणसूत्र मिलेगा। तो यानी गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं, ठीक है। अब गुणसूत्र आपको पता है कि मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी का मतलब है जैसे आप जूता पहने हैं तो जूता कितने जोड़ी पहनते हैं? एक जोड़ी तो पहनते हैं। एक जोड़ी मतलब 2 जूता। इसी तरीके से 23 जोड़ी का मतलब होता है 46 गुणसूत्र, ठीक है, 46 गुणसूत्र। अब हम इस 46 गुणसूत्र को 23 और 23 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉरी, ये जो गुणसूत्र है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 और 23 लिख सकते हैं, ठीक है, 23 और 23 लिख सकते हैं। अब इस 23 को हम एक सेट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक सेट। और इसको बोलते हैं एक सेट। यानी गुणसूत्र मानव में कितने सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक ये सेट और एक ये सेट मिला करके 2 सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक सेट गुणसूत्र है तो उसको हम अगुणित बोलते हैं, ठीक है। एक सेट में कितने गुणसूत्र हो गए? 23 गुणसूत्र हो गए। और एक सेट में कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र हो गए। अगर एक सेट गुणसूत्र अगर किसी कोशिका में पाया जाता है तो उसे हम अगुणित बोलते हैं। और अगर दोनों सेट अगर पाए जाते हैं, यानी 2 सेट पाए जाते हैं, 2 सेट गुणसूत्र अगर पाए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित बोलते हैं, ठीक है। अब वो प्लांट में चाहे 45 हो चाहे 90 हो तो 90 90 45 45 45 हो गया, ठीक है। तो क्या है कि क्या होता है? हैप्लॉइड यानी अगुणित क्या होता है कि उसमें एक सेट गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि द्विगुणित में 2 सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब देखो मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगुणित द्विगुणित क्या होता है। गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है कि ये जोड़ी में पाया जाता है। जैसे मानव में क्या होता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। हो सकता है पौधों में 24 जोड़ी पाया जाता हो, 25 जोड़ी पाया जाता हो, 26 जोड़ी पाया जाता हो। जोड़ी का मतलब होता है कि 25 और 25, ये जैसे एक जोड़ी में कितने जूते होते हैं? 2 जूते होते हैं। उसी प्रकार से 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 23 जोड़ी, यानी 23 दूना 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम 46 को अगर अलग अलग कर लें तो एक जोड़ी ये, एक सेट ये, एक सेट ये, ठीक है। तो ये 2 सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो 23 का एक सेट, 23 का एक सेट, ये एक सेट को हम क्या बोलते हैं? अगुणित बोल देते हैं। और यदि दोनों सेट अगर पाया जाता हो तो द्विगुणित बोल देते हैं। तो इसी तरीके से युग्मक क्या है? युग्मक को हम अगुणित होता है, यानी इसमें युग्मक में एक सेट गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि बीजाणु यानी स्पोर में द्विगुणित होता है, यानी 2 सेट गुणसूत्र पाया जाता है। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि गैमीट यानी युग्मक और स्पोर में क्या अंतर है, ठीक है। युग्मक और बीजाणु में क्या अंतर है, ठीक है। इसे स्पोर कहते हैं और इसे गैमीट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो युग्मक में क्या है? युग्मक एक तो ये है कि कहाँ से उत्पन्न होता है? युग्मकोद्भिद से। युग्मकोद्भिद से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लिया करिए। युग्मक युग्मकोद्भिद से उत्पन्न होता है, जबकि बीजाणु बीजाणुद्भिद से उत्पन्न होता है, ठीक है। युग्मक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक जोड़ी, यानी एक सेट
गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, हैप्लॉयड या अगुणित। और अगुणित को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, एन मतलब अगुणित गुणसूत्र होता है। और इसमें क्या होता है, 2 सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड या द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित। ठीक है, इसी को अब इसको हम 2n कहते हैं। ठीक है, तो इसको n यानी 1 सेट और 2n मतलब 2 सेट। अब समझ में आया कि अगुणित और द्विगुणित में क्या होता है, अगुणित में 1 सेट गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि डिप्लॉयड यानी द्विगुणित में 2 सेट गुणसूत्र पाया जाता है। युग्मक और बीजाणु में क्या अंतर है, युग्मक युग्मकोद्भिद से उत्पन्न होता है, जबकि बीजाणु बीजाणुद्भिद से उत्पन्न होता है। और इसमें 1 सेट गुणसूत्र पाया जाता है यानी हैप्लॉयड या अगुणित होता है, और इसमें 2 सेट गुणसूत्र यानी डिप्लॉयड या द्विगुणित होता है। इतना चीज़ समझ में आया आपको। अगर और भी आपको मैंने क्या क्या बता दिया, देखिए आपको मैंने शुरू से प्रजनन क्या होता है ये बताया, प्रजनन के प्रकार अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में 2 जो है ऑर्गन काम करते हैं, 2 लोग भाग लेते हैं, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। ठीक है, युग्मक क्या होता है मैंने बता दिया, नया जीव कैसे उत्पन्न लेगा। फिर पौधे में जो पौधा होता है जीवन काल में 2 अवस्था पाई जाती है, एक युग्मकोद्भिद अवस्था, एक बीजाणुद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने आपको अगुणित और द्विगुणित क्या होता है ये भी आपको बताया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि अगुणित द्विगुणित क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया युग्मक और बीजाणु में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पीढ़ी अंतराल क्या होता है, यानी अल्टरेशन ऑफ पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका, एक पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण, ये क्वेश्चन आया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इसको हम लोग जब पढ़ते थे तो AOG बोल देते थे। ठीक है, यानी पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि आप पढ़े हैं ना युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, फिर क्या है, बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, यानी कि पौधों के जीवन चक्र काल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक युग्मकोद्भिद अवस्था और एक बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, और ये क्या है, ये देखिए ऐसे जैसे बना रहा हूँ बना लीजिए। युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था आती है, बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था आती है, यानी कि क्या है, पीढ़ी लगातार चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी कि युग्मकोद्भिद की अवस्था से बीजाणुद्भिद की अवस्था में आना और बीजाणुद्भिद की अवस्था से युग्मकोद्भिद की अवस्था आना को ही क्या बोलते हैं, हम पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है, इसी को लिखना है आपको। ठीक है, और कुछ हो गया। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ये पीढ़ी एकांतरण समझ में आ गया कि पौधों के जीवन काल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक युग्मकोद्भिद अवस्था और एक बीजाणुद्भिद अवस्था, ये मैंने आपको बता दिया। अब युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था के पश्चात आती है और बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था के पश्चात आती है। इससे क्या होता है कि एक पीढ़ी, एक चक्र तैयार होता है, और उसी चक्र को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, जो एक दूसरे के अंतराल पे आती है। तो आप लिख लेंगे जो मैं बोला हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि पीढ़ी एकांतरण क्या होती है और जा कर के किताब में पढ़िएगा,
फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जो चीज़ समझ में आई हो, ठीक है, वो समझ लीजिए, नहीं समझ में आई है तो कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अभी आपका हम जनन समझाने के लिए आपको इतनी चीज़ एज ए बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि बैकग्राउंड है क्या, ठीक है। अब हम लैंगिक जनन शुरू करते हैं पौधों में। लैंगिक जनन, ठीक है, हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि लैंगिक जनन में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि पौधों में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होते कहाँ हैं, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, सॉरी, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, ये प्लांट है और यहाँ पे पुष्प है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब जो लैंगिक जनन होता है वो पौधों के किस भाग में होता है? पुष्पीय भाग में होता है। पुष्प क्या होते हैं? पौधों के लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण, हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको अच्छी ना लगे, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। पौधों के लैंगिक जनन में क्या होते हैं? पुष्प महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब लैंगिक जनन कहाँ पे होता है? पुष्प में होता है। अब पुष्प में हमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पुष्प में ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम अब एक पुष्प को हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, बड़ा करके देखते हैं कि पुष्प में कहाँ मादा जनन तंत्र है और कहाँ नर जनन तंत्र है। तो आपके अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट या अनुप्रस्थ काट जो है का नामांकित चित्र बनाइए या सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अब पुष्प का हेडिंग है आपका कि आवृत्तिबीजी पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आप मेरे साथ ही आप एक पुष्प का एक फिगर बनाइए, ठीक है, चित्र बनाते हैं कि लॉन्गिट्यूड सेक्शन ऑफ, जब एक फूल को काटते हैं आवृत्तिबीजी पौधे के फूल को, जब ऐसे ये मान लो फूल है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है, जब हम इसको लंबा लंबा जब काटते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं, यानी आवृत्तिबीजी पुष्प का अनुदैर्ध्य काट करते हैं, तो हमें क्या दिखता है वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरे साथ जो है फिगर बनाइए, ठीक है।
ये चीज जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है जहां पे जो पुष्प के जो सारे भाग होते हैं वो इसी से क्या होते हैं, लगे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। या इसका आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है, या रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है, रिसेप्टिकल, ठीक, रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो एक इसी थैलेमस के ऊपर यानी रिसेप्टिकल के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है, एक भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल का जो है हिंदी है उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है। तो अब स्त्री केसर में क्या होता है, देखिए ये वर्तिकाग्र होती है, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, इसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, स्टाइल। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इंग्लिश और हिंदी वाले में थोड़ा, तो ये स्टिको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, ये कंफर्म कर लो, हिंदी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये हम हटा देते हैं, इसके बाद हम आपको सही पढ़ाते हैं। और इसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा चिपटा भी हुआ हो सकता है, क्या होता है, चिपटा हुआ, ठीक है, चिपटा हुआ भी हो सकता है और फूला हुआ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ पौधों में स्टिग्मा चिपटा हुआ भी होता है और कुछ पौधों में स्टिग्मा फूला हुआ भी होता है। स्टाइल क्या होता है, ये लंबा होता है, ठीक है, और क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये है अंडाशय, ठीक है, यानी ओवरी, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब देखो स्टिग्मा पिस्टिल में क्या होता है, पिस्टिल, अभी मैं आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो पिस्टिल में क्या है, स्टिग्मा होता है, ठीक है, स्टाइल होता है और क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या करते हैं, ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी मिलकर के क्या बनाता है, पिस्टिल बनाता है, ठीक है। यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर के क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज पहले भी समझो, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है जो सीधे थैलेमस से निकलता है, थैलेमस से जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसे इधर भी होता है, मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है, आपको सहूलियत होगी बनाने में, ये, ठीक है।
इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जो ये फूला हुआ पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसका हिंदी देख के बताते हैं। ये होता है पुमुंग। ठीक है, पुमुंग होता है, क्या बोलते हैं? पुमुंग। स्टेमन होता है, स्टेमन होता है। ठीक है, पुंकेसर, पुमुंग होता है। ठीक है, एंड्रोशियम पुंकेसर। ठीक है, इसको हम एंथर बोलते हैं। एंथर। ठीक है, ANTHER, एंथर। और जो ये धागे नुमा संरचना होता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, मतलब तंतु। ठीक है, तो एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। इन दोनों से मिलकर दोनों क्या मिलाते हैं? बनाते हैं स्टेमन बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम पुमुंग बोलते हैं, पुमुंग बोलते हैं। ठीक है, और एंथर को मुझे जितना लग रहा है पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। यानी एंथर और फिलामेंट मिल करके स्टेमन बनाते हैं, जबकि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिल करके क्या बनाता है? पिस्टिल बनाता है। अब देखो, यानी कि पुमुंग यानी स्टेमन में क्या शामिल होता है? एक ये एंथर शामिल होता है, और क्या होता है? फिलामेंट शामिल होता है। ठीक, ये समझ में आया इतना? अब देखो, फूल को जब काटोगे तो अब और क्या निकलेगा? ये इधर भी ऐसे होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स, जिसे दल बोलते हैं, दल, पेटल्स, पेटल्स, दल। ठीक है, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब पेटल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। अब यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ पेटल्स, इसको अलग अलग निकालिएगा। ठीक है, पेटल्स, पेटल्स को बोलते हैं दल। और दलों के समूह को क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे दल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं? दलों के समूह को क्या बोल देते हैं? दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज, जिसे बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला। ठीक है, तो जब दल बहुत सारे क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं, दलों के समूह को क्या बोलते हैं? दलपुंज। और दलपुंज क्या होता है? उसको कोरोला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब क्या है? एक और देखिए। ठीक है, एक यहां पे स्ट्रक्चर होता है कोरोला के नीचे। ठीक है, मेरे साथ ही बनाइएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। सेपल्स, इसको बोलते हैं बाह्य दल, क्योंकि सबसे बाहरी है तो इसलिए इसको बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल। ठीक है, तो सेपल्स को क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ठीक है, और बाह्य दलों के समूह को
क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। आप समझ में आया? और देखो एक चीज और समझ लो, यहां पे पिस्टिल को क्या बोलते हैं? मैंने लिखा यहां पे, हाँ, पिस्टिल को हम बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर। ठीक है, तो स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? समूह को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग। यानी पिस्टिल, देखो अब ये क्या है? एक पिस्टिल है, तो ऐसे बहुत सारे जब पिस्टिल होंगे, ठीक है, तो क्या बोल देंगे? पूरे पिस्टिल के समूह को क्या बोल देंगे? जायांग बोल देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गाइनोसियम। GAINOCIUM, ठीक है, इसी को हम बोल देंगे गाइनोसियम। ठीक है, समझ में आया इतना चीज? फिर से अभी दोबारा समझा देंगे आपको, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, स्टेमन, ठीक है, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? पुमुंग, नहीं पुंकेसर, ठीक है, इसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। अब पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमुंग। क्या बोल देते हैं? पुमुंग बोल देते हैं, ठीक है। पुमुंग मतलब क्या होता है? एंड्रोशियम। ANDROECIUM, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब हम आवृत्तिबीजी पुष्प का अंदर्ध काट करते हैं तो इसमें हमें कितने चक्र मिलते हैं? 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र और 4 चक्र। तो आपसे ये पूछा जाता है कि पुष्प चक्र किसे कहते हैं? पुष्प चक्र, एक आवृत्तिबीजी पुष्प में कितने पुष्प चक्र पाए जाते हैं, या पुष्प चक्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूं, पहले इसको समझा दे रहा हूं। पहले आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाते समय समझाएंगे आपको। अभी आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ठीक है, ग्राफ बनाइए। अब देखो पुष्प चक्र को देखो, ठीक है, कितने पुष्प चक्र पाए जाते हैं? 4 पुष्प चक्र होते हैं, ठीक है। एक पुष्प के जब आवृत्तिबीजी पौधों के पुष्प को काटोगे तो उससे कितने चक्र निकलेंगे? 4 चक्र निकलेंगे। कौन कौन? देखो ग्राफ बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरीके से एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। पहला क्या है? कैलिक्स, ये कैलिक्स है, ठीक है, ये देखो ये कैलिक्स है, ठीक है, ये, ठीक है, ये कैलिक्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ये कैलिक्स है, दूसरा ये कोरोला होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है। कैलिक्स, करोला, फिर एंड्रोशियम, यानी पुमुंग,
हिंदी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड्रोशियम, ठीक है, पुमुंग होता है। और एक चौथा क्या होता है, गायन्यूशियम, GYONOECIUM, गायन्यूशियम मतलब जायांग, ठीक है, जायांग गा है ये, ठीक है। तो पुष्प चक्र, एक पुष्प में कितने पुष्प चक्र होते हैं, 4 पुष्प चक्र होते हैं, ठीक है। एक पुष्प चक्र में 4 पुष्प चक्र होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायन्यूशियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमुंग और जायांग। अब देखो, अब नया देखिए, कैलिक्स में क्या होता है, यानी बाह्य दलपुंज में क्या होता है, पाया जाता है। एक एक चीज लिख देते हैं। बाह्य दलपुंज में क्या होता है, बाह्य दल पाया जाता है, ठीक है, बाह्य दल पाया जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। कोरोला में क्या होता है, दल पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है। एंड्रोशियम यानी पुंग में क्या पाया जाता है, एक पुंकेसर पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। और एंथर के एक फिलामेंट होता है, ठीक है, यानी तंतु, ठीक है। और गायन्यूशियम में क्या होता है, पिस्टिल होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, स्त्री केसर, ठीक है। जो जो चीज मैंने आपको बताया है वो फिगर में आप अपने देखिएगा, आप पहचान जाएंगे, ठीक है। स्त्री केसर में क्या होता है, एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी को हम अंडाशय कहते हैं हिंदी में, ठीक। इतना चीज समझ में आया आपको, ठीक है। पुष्प चक्र में 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमुंग, जायांग। बाह्य दलपुंज में बाह्य दल पाए जाते हैं, दलपुंज में दल पाए जाते हैं, एंड्रोशियम में एंथर फिलामेंट होता है और गायनीशियम में पिस्टिल होता है। और पिस्टिल क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पाया जाता है। इतना चीज समझ में आया, ठीक है। ये चीज देखिए, अब ये क्या है, ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये पुमुंग है और ये पूरा जायांग है, ठीक है। अब देखो, जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, कार्य देखिए सभी का। कार्य क्या होता है, ठीक है। कैलिक्स का कार्य क्या होता है, ठीक है। कैलिक्स देखिए, आप जब फ्लावर आप खोलेंगे, जब फ्लावर आप देखेंगे फूल, तो उसके जो ऊपर का हरा जो पार्ट होता है, जो नीचे ये लगा होता है नीचे कैलिक्स, ये अगर बाहर है तो ये क्या करता है, ये कवरिंग का काम करता है। क्या करता है, कवरिंग का कार्य करता है, यानी ये प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी बाहरी जो है क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, फूल को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, फ्लावर को, कि फूल उसको कोई डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, उसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कोरोला क्या करता है, दल पाए जाते हैं कोरोला में, ठीक है। और ये दल जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, ठीक है, और रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, अगर आप फूल देखेंगे, जो पार्ट रंगीन और चमकीला होता है उसको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। दल चमकीले होते हैं और रंगीन होते हैं। और जब दल चमकीले और रंगीन होंगे तो आकर्षित किसके प्रति होंगे, कौन आकर्षित होगा इनके, कीट को आकर्षित करते हैं, किसको, कीटों को, और किसको, पक्षियों को आकर्षित करते हैं, पक्षियों को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं।
ठीक है। ये क्या होता है, कैलिक्स जो बाह्य दल होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है पुष्प को कि वो कोई डैमेज ना हो उसको। और कोरोला यानी दल जो होता है वो चमकीले होते हैं और रंगीन होते हैं। और जब चमकीले और रंगीन होंगे तो वो कीटों और पक्षियों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कीट जा करके पुष्प पर बैठते हैं और वो पुष्प क्या करते हैं, पुष्प में लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी पक्षी और कीट भी पुष्प के लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं अभी आगे लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, चमकीले होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कैलिक्स और कोरोला को, कैलिक्स और कोरोला यानी बाह्य दल धन दल जो कि जनन में सहायक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सहायक चक्र। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, सहायक चक्र बोलते हैं। यानी अब कोई पूछे कि सहायक चक्र कौन कौन है, तो बाह्य दल और दल सहायक चक्र होते हैं। अब देखिए गायनी एंड्रोशियम को देखिए, मतलब पुमुंग। ठीक है, पुमुंग क्या होते हैं, ये नर जनन तंत्र होते हैं। क्या होते हैं, नर जनन अंग होता है। ठीक है, समझ में आया कि एंड्रोशियम या पुमुंग जो होता है वो नर जनन अंग होता है, और गायन्यूशियम जिसे हम जायांग बोलते हैं वो क्या होते हैं, मादा जनन अंग होता है, जनन अंग होता है। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या होता है, पुमुंग नर जनन अंग होता है और गायनीशियम मादा जनन अंग होता है। और ये क्या होते हैं, जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में यही भाग लेते हैं। और कोरोला क्या करता है, कैलिक्स क्या करता है, फूल को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि दल जो होता है वो चमकीला और रंगीन होता है। इससे क्या होता है, कीट और पक्षी फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। और इसीलिए बाह्य दल और दल को सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक जनन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। और पुमुंग होता है वो नर जननांग होता है और गायन्यूशियम मादा जननांग होता है, और ये लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम और गायनीशियम को क्या बोलते हैं, एसेंशियल होल मतलब आवश्यक चक्र बोलते हैं। रुको, सॉरी, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कर दें। इसीलिए हम पुमुंग और जायांग, पुमुंग प्लस जायांग को क्या बोलते हैं, आवश्यक चक्र बोलते हैं, आवश्यक चक्र बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो एक सहायक चक्र हो गया, क्यों, क्योंकि सहायक चक्र में क्या होता है कि बाह्य दल और दल सहायक चक्र होते हैं जो लैंगिक जनन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जबकि पुमुंग और जायांग क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं जो लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहते हैं जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब चलो आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो पुष्प आवृत बीजी पुष्प के अंदर्ध काट में 4 चक्र पाया जाता है। क्या कौन सा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनीशियम। बाह्य दल पुंज, पुमुंग और जायांग, जिसमें बाह्य दल पुंज में बाह्य दल होता है, कोरोला में दलपुंज में दल होता है, पुंग में एंथर और तंतु पाया जाता है, जबकि जायांग में स्त्री केसर होता है और स्त्री केसर में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी अंडाशय पाया जाता है।
कैलिक्स का काम क्या होता है? वो सुरक्षा प्रदान करता है। कोरोला क्या करता है? ये दल जो होता है चमकीले रंग का होता है, कीटों और पक्षियों को आकर्षित करता है, ठीक है। और कैलिक्स और कोरोला यानी बाह्य दल और दल मिलकर के सहायक चक्र का निर्माण करते हैं। इसे हम बोलते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि ये कोई गैमीट प्रोड्यूस नहीं, गर्मीट का उत्पादन नहीं करते हैं। जबकि एंड्रोसियम और गाइनीसियम यानी पुंमुंग और जायांग आवश्यक चक्र होते हैं, क्योंकि पुंमुंग को नर जनन अंग और गाइनीसियम को मादा जनन अंग कहते हैं, जो लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो फिर से बताना, हम फिर से आपको कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। और ये देखिए, अब ये फिगर देख लीजिए थोड़ा सा। थैलेमस ये है, ठीक है, थैलेमस है ये। थैलेमस जो सभी फूलों के भाग होते हैं वो थैलेमस पे ही टिके होते हैं, ठीक है। तो थैलेमस या रिसेप्टिकल क्या होता है कि सभी जो स्त्री केसर, पुंग केसर, बाह्य दलपुंज, दलपुंज सब क्या होते हैं? जुड़े होते हैं कहाँ से? ये थैलेमस से जुड़े होते हैं। अब देखो, ये बाह्य दल है यानी ये सभी दलों के बाहर है, यानी ये बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल है यानी कैलिक्स है। फिर बाह्य दल के बाद दल आता है, ठीक है। बाह्य दल के बाद क्या आता है? दल आता है। दल क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। देखो चमकीला बनाया कि नहीं बनाया है? चमकीले होते हैं। बाह्य दल क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, ठीक है। ये देखो चमकीला मैंने बना दिया, ठीक है। ये चमकीले होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? कीट और पक्षी इनकी ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, फूलों की ओर, इन्हीं के कारण। इसके बाद पुमुंग होता है। ये देखो दोनों, दो इधर पुमुंग, दो इधर पुमुंग, ठीक है। तो पुमुंग क्या होता है? पुमुंग में ये एंथर होता है, ये फूला हुआ पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट एंथर होता है। और ये जो है क्या होता है? फिलामेंट। ये क्या होता है? ये फिलामेंट होता है, ये तंतु होता है, ठीक है। और ये तंतु कहाँ लगा होता है? थैलेमस से लगा होता है, ठीक है, ये तंतु। और अब क्या है? ये देखो पिस्टिल है, ये पूरा क्या है? पार्ट पिस्टिल है, ठीक है। ये पूरा पार्ट पिस्टिल है, ठीक है। ये पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल में क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ये लंबा जो होता है, स्टिग्मा क्या होता है? चिपटा भी हो सकता है, फूला भी हो सकता है। और ये स्टाइल है, स्टाइल लंबा होता है और पतला होता है। और ये अंडाशय, ये ओवरी है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया आपको? ये पुष्प का जो है एक अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कि पुष्प जो होते हैं बनते कहाँ से? पुष्प क्या होता है? पुष्प जो है, जो तना होता है, ठीक है, जो पुष्प होता है वो तने का ही क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? तने से ही जो है ये पुष्प निकलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? ये तना का जो है संवर्धित रूप होता है। सॉरी, तना का संवर्धित रूप होता है, ठीक है। पुष्प क्या होता है? तना का संवर्धित, यानी तने से ही जो तना होता है वो आगे चल करके पुष्प का निर्माण करता है। तना पता है आपको? मान लीजिए ये तना है, ठीक है, ये पत्ती है, समझ आया? ये पत्ती है, ठीक है। यही तना आगे जा करके फूल का क्या करेगी? पुष्प का निर्माण कर दी। यानी पुष्प का निर्माण कहाँ से होता है? तने से होता है, ठीक है। और इसको किसने कहा था? प्रोफेसर गोथे एक थे, प्रोफेसर गोथे, GOETHE, प्रोफेसर गोथे, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ प्रोफेसर गोथे ने क्या कहा था कि पुष्प कहाँ से उत्पन्न होता है? तने से होता है, ठीक है। तना का ही क्या है? संवर्धित रूप कौन सा होता है? पुष्प होता है। तो कोई कुछ पूछे
कि जो है पुष्प कहाँ से उत्पन्न होता है, तो पुष्प कहाँ से उत्पन्न होता है, तने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तने का संवर्धित रूप होता है पुष्प। धन्यवाद। ठीक है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो चीज़ आपको ना समझ में आए, ठीक है, वो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना मुझे कीमती समय दिया।